फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कोकाटा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सी टेट यूपी टेट पेपर 2 साइंस। तो इसमें हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। ये जो अवस्था होती है ये 11 वर्ष से या 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18-19 वर्ष तक रहती है। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये किशोरावस्था 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं श्वेत तेल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, ये सारे गुण जो है इसी अवस्था में आते हैं। और हमारी जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं। तो देखिए, हमारे एक जो बाल विकास है तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक होते किलपैट्रिक साहब ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा। मतलब जो हमारी किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस, ये इसमें जो हमारी एज होती है ये सबसे कठिन काल होता है हमारी इस एज के लिए। और किलपैट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। और इसमें क्या क्या होता है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। ये हमारे स्टेनले हल ने कहा था। मतलब इसमें क्या क्या होती है चीज़ें, जैसे इसे तूफान और उलझन की अवस्था भी क्योंकि जितनी भी दिक्कतें आती हैं हमें अधिकतर वो किशोरावस्था में आती हैं। और इसमें तनाव बहुत ज़्यादा रहता है कि जैसे इसी अवस्था में बच्चा 12th वगैरह या कोई डिग्री करता है तो उसका पूरा तनाव रहता है और इसे हम संघर्ष भरी अवस्था कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। मतलब लड़के को लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती है। मतलब ये जो है विषम लिंगी, इस अवस्था में जो किशोरावस्था होती है हमारी, इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। और इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहते हैं। मतलब ये जो हमारी अवस्था है इस अवस्था को स्वर्ण एज या गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो ये हमारे परिवर्तन होते हैं, सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता। आगे हमारा चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होती है। मतलब इसी अवस्था में चिंतनशीलता भी परिलक्षित होती है। अच्छा, मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो स्रावित हार्मोन है तो उनके द्वारा नियंत्रित होता है जो हमारे लैंगिक लक्षणों का विकास है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो वृषण होता है मनुष्य का, आदमी का, उसमें क्या होता है, एक स्रावित जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुष हार्मोन होता है तथा अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहा जाता है। मतलब जो अंडाशय बनता है स्त्री के यूट्रस वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, ये एस्ट्रोजन स्त्री का हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन होता है। इसमें इस अवस्था में और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इसमें वीर पूजा की भावना होती है। मतलब वर्शिप पूजा, जो वीर पूजा होता है, एक तरह से मान लो हीरो वर्शिप कह सकते हो इसे। मतलब अपने आप को सबसे बेहतर समझना, एक तरह से कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो भी काम कर रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सही कर रहा हूँ। और इसी अवस्था में जो हमारी किशोरावस्था है, इसी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब वो जो है उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जो उसने कभी देखी ना हो। मतलब उनके बारे में भी काल्पनिक थिंकिंग करने लगता है, यानी अमूर्त चिंतन करने लगता है उन चीज़ों के बारे में जो उसने कभी ना देखी हो। इसमें क्या होता है आगे,
मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में, मतलब जो मनुष्य की कोशिका होती है, सेल होती है, प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़े होते हैं हमारे 23। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो 23वां जोड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी होती है उसी के द्वारा, और जो प्रेगनेंसी में पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व निभाता है। XX जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनसे बालिका उत्पन्न होती है, और XY से बालक यानी पुत्र, और XX से पुत्री। श्वेत ग्रंथि, तेल यानी श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनी द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। मतलब ये जो हमारी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, मतलब हार्मोन क्या करेंगी, सीधे प्रवाह में निर्मोचित कर देंगी, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां। मतलब इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। अब आता है हमारा दिव्यांगता या विकलांगता, डिसेबिलिटी। तो दिव्यांगता या विकलांगता एक ही चीज़ है। इनमें क्या होता है कि अगर हम फिजिकली यानी शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है किसी चीज़ में, तो हम उसे क्या कहेंगे, विकलांगता या दिव्यांगता कहेंगे। इन सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। मतलब वे अवस्थाएं जिनमें हमारे शरीर में या दिमाग में जो अक्षमता आ जाती है उसे हम क्या कहेंगे, दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। तो इसमें मतलब किन लोगों को कहा जाता है या कितने % पे ये चीज हो सकती है, तो 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले, मतलब जिन व्यक्तियों में 40% से अधिक अक्षमता होती है, ये मानसिक विकार और शारीरिक विकार जो होता है जिन लोगों में 40% से ज़्यादा, उन व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। मतलब उन्हें हम क्या कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे उन व्यक्तियों को। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। मतलब उनमें 40% से ज़्यादा किसी भी प्रकार की, मतलब चाहे उसकी आँख, नाक, कान, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी का पार्ट खराब हो 40% से ज़्यादा, तो हम उन्हें दिव्यांग व्यक्ति कहेंगे। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। मतलब जो दिव्यांगता होती है वो या तो शारीरिक रूप से होगी या फिर मानसिक रूप से होगी, तो हम उसे कहेंगे शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशीय एवं स्नायु संबंधी विकार, मतलब जो हमारा फिजिकली होता है शारीरिक रूप से, उसमें पेशीय और स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर ना होना, मतलब हाथ पैर भी ना होंगे उसमें, हाथ पैर ना होना आदि शामिल होते हैं। जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंदबुद्धि आदि शामिल किए गए हैं। मतलब जो मानसिक बीमारी है उसमें केवल मंदबुद्धि है और हमारी मानसिक बीमारी है मानसिक अक्षमता में, और जो हमारा शारीरिक है उसमें हाथ पैर का ना होना। तो दिव्यांगता के प्रकार, अगला टॉपिक हमारा दिव्यांगता के प्रकार, मतलब दिव्यांगता की भी प्रकार कितने प्रकार की हो सकती है। तो पहला है इसका लोकोमोटर दिव्यांगता। इसमें क्या होगा, हड्डियों के जो जोड़ होती है ना, हड्डियों जोड़ या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। ये दिव्यांगता मतलब जो हड्डियों के जोड़ होते हैं या मांसपेशियों की अक्षमता को हम क्या कहेंगे, हड्डियों के जोड़ और मांसपेशियों की अक्षमता को हम लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। ये दिव्यांगता पोलियो, मतलब ये पोलियो से भी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, मतलब पोलियो से हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से हो सकती है, सेरेब्रल पैलिसी से हो सकती है या फ्रैक्चर से हो सकती है आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की
बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह पाते। मतलब यह है कि अगर पोलियो या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से या सेरेब्रल पैलिसी फ्रैक्चर आदि के कारण जो हमारे अंग प्रभावित हो जाते हैं तो उनकी जो रचना या उनके कार्य सामान्य नहीं रह पाते। मतलब जो कुदरती चीज़ जो नेचुरली है उस तरह के ये नहीं रह पाते हैं। अगला है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है। मतलब ये क्या है डिसलेक्सिया? ये भी एक अक्षमता है और ये पढ़ने और लिखने संबंधी एक विकार है, एक अक्षमता है, एक अवगुण है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों को, मतलब इसमें क्या होता है, हमें शब्दों को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और ठीक से याद नहीं कर पाते हैं। मतलब जो याद करा वो भूल जाते हैं या बहुत देर में याद होता है और बोलने में भी परेशानी होती है। मतलब शब्दों को जब देख ही नहीं पाएंगे, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे तो हम उसे बोलने में हमें दिक्कत तो होगी। अच्छा, डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को, अक्षर और जो शब्द होते हैं उन्हें उल्टा पढ़ते हैं। मतलब जिन्हें डिसलेक्सिया की अक्षमता होती है वो शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, अक्षर और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। मतलब कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका वो उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। मतलब जो नॉर्मली बच्चे होते हैं उनकी तुलना में इनकी जो उच्चारण की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है। ये 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। मतलब ये जो है ये कोई मेंटली रोग नहीं है, मेंटली इशू नहीं है, कोई मानसिक रोग, डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। और ये जो अक्षमता है ये 3 साल के बच्चे से लेकर के 15 साल के बच्चों तक में पाई जाती है, या यूं कहिए कि 3 से 15 साल तक के बच्चों में ये अक्षमता देखने को मिलती है और ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। अगला है हमारा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया सुसंगत या अच्छे ढंग से, मतलब सुसंगत या अच्छे ढंग से रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता है। ये एक दिमागी बीमारी की पहचान है। मतलब इसमें क्या होता है डिसग्राफिया में कि इसमें बच्चा लिखता तो है लेकिन अच्छे ढंग से नहीं लिख पाता है और ये एक दिमागी बीमारी की पहचान है। ये दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में, दिमागी बीमारी के पहचान के रूप में चिन्हित है। मतलब ये जो डिसग्राफिया है ये जो दिमागी बीमारी के रूप में से चिन्हित किया गया है। मतलब ये एक दिमागी बीमारी होती है। डिसग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। मतलब ये जो है लेखन विकार है और ये लेखन के उसमें असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आप शब्दों को ठीक से नहीं लिख सकते, वाक्यों को नहीं ठीक से लिख सकते, पैराग्राफों को संयोजित नहीं कर सकते ठीक से, और जो हाथों का लेखन है, हस्तलेखन, उससे भी सही से नहीं कर सकते और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। डिसग्राफिया में ये सारी अक्षमताएं आती हैं। डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप में लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। मतलब इनके लिखने की गति कैसी होती है? बहुत ज़्यादा धीमी होती है। जो बच्चे डिसग्राफिया से ग्रसित होते हैं या जिनमें डिसग्राफिया अक्षमता पाई जाती है उनके लिखने की गति बहुत धीमी होती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि और भी लोगों का भला हो सके। और तो आज हमने ये 3 टॉपिक पढ़े, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया और हमारा किशोरावस्था। तो इन तीनों टॉपिकों को हमने आज भली भांति समझा। तो अगले महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ अगली क्लास में रूबरू होते हैं आपसे।
तब तक के लिए जय हिंद।